Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So today we will going to discuss on the next lecture series, that is lecture number 3 for our JNU E 2021 पेपर जो कि लास्ट ईयर आ रखा था हमारे 2021 के पेपर में, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। तो आगे भी हम इस पर डिस्कशन करते रहेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि वी आर अगेन गोइंग टू स्टार्ट द रेगुलर बैचेस। ठीक है, अभी कुछ ही यूनिट्स हो रखा है, तो आपको अगर रेगुलर बैचेस में ज्वाइन करना है जिन स्टूडेंट्स को, दे शुड इमीडिएटली कॉन्टैक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स नंबर और ईमेल एड्रेस सो दैट यू कैन गो फॉर द रेगुलर प्रिपरेशन दैट इज गोइंग ऑन इन द एग्जाम्स। ओके, सो जिनको भी प्रिपरेशन करना है आप सब जरूर कांटेक्ट करें और इस तैयारी में आप लोग अच्छे से तैयारी करके एग्जाम्स जाके दें। ठीक है, तो लेट अस बिगिन द टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर में जो क्वेश्चंस हैं, लेट अस डिस्कस देम। So it is asking that the length of the day is the determining factor in flowering in plants. Okay, so in flowering in plants is determined by the established by which of the scientist। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि किन्होंने बताया है कि the length of the day जो है वो एक determining factor है flowering in plants में। ठीक है, इस चीज़ पे उसने प्रश्न पूछा है। तो अगर हम बोले कि ये जो लेंथ ऑफ द डे है इससे क्या होता है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ डे में आप जानते हो कि जो लेंथ ऑफ डे अगर ज़्यादा होगा तो इसमें फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स भी ज़्यादा होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब किन्होंने बताया था, व्हिच साइंटिस्ट टेल दैट द लेंथ ऑफ द डे इज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर। तो इसका आंसर जो था दैट वाज गार्नर एंड अलार्ड। Okay, so this is basically a factual question. This is a factual टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, जो कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आएंगे, वी हैव टू डील विद दिस क्वेश्चन बिकॉज ये एग्जाम में आ चुका है, तो इसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत है। तो अगर हम बात करें तो पहला पॉइंटर पे अगर हम देखते हैं तो डब्ल्यू डब्ल्यू गार्नर और एच ए अलार्ड जो थे, इन्होंने पब्लिश किया था इन 1920 में, 1920s में इन्होंने पब्लिश किया था द रोल ऑफ फोटो पीरियोडिज्म। यू शुड नो व्हाट इज फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म जो होता है इन प्लांट्स में होता है, एंड पुट द फॉरवर्ड दैट द लेंथ ऑफ द डे इज अ क्रिटिकल फैक्टर फॉर फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, लीडिंग टू प्लांट्स बीइंग क्लासिफाइड एट शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट्स। ठीक है, तो ये फोटो पीरियोडिज्म के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इन्होंने दो तरीके से डिवीजन किया था, जो कि पहला डिवीजन था आपका शॉर्ट डे एंड दूसरा डे था आपका लॉन्ग डे प्लांट्स। ठीक है, शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे प्लांट्स में आपका उन्होंने डिवीजन किया था। ओके, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। देन इट वाज टोल्ड दैट लेटर discovered that it was later discovered that it is in fact in the length of the night that is critical। ठीक है, फिर लेटर इसको भी डिस्कवर किया गया कि लेंथ ऑफ नाइट जो है वो भी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है, बट द क्लासिफिकेशन ऑफ गार्डनर एंड अलार्ड रिमेन्स इन द यूज। ठीक है, स्टिल रिमेन्स इन द यूज में है। कौन? आपका डे वाला जो क्रिटिकल फैक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी आज के दौर में देखा जाता है। तो इनके जो थ्री फ्लावरिंग ग्रुप्स थे बेस्ड ऑन द गार्डनर्स एंड अलार्ड्स की थ्योरी, थ्री फ्लावरिंग ग्रुप्स थे। तो पहला जो फ्लावरिंग ग्रुप था उसमें क्या था कि लॉन्ग डे प्लांट्स। तो लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या होता था कि फ्लावर व्हेन फोटो पीरियड ग्रेटर देन ए सर्टेन वैल्यू दे आर कॉल्ड एज क्रिटिकल डे लेंथ। ठीक है, एक फ्लावरिंग प्लांट है जो कि ज्यादा फोटो पीरियड में रहता है, मोर देन ए सर्टेन वैल्यू, देन इट इज ऑल्सो कंसिडर एज क्या? CDL। ठीक है, क्रिटिकल डे लेंथ के से ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो LDP flowers when days lengthening getting longer than CDL, LDP mostly found in higher latitudes। हाई latitudes मतलब 90 डिग्री के तरफ, मतलब टुवर्ड्स द पोल। जीरो से जब पोल के इक्वेटर की तरफ जाओगे तो वहां पे आपको क्या दिखेगा? LDP दिखेगा, लॉन्ग डे प्लांट्स। ठीक है, तो लॉन्ग डे प्लांट्स उधर दिखते हैं। तो ये जो लॉन्ग डे प्लांट्स दिखते हैं ये कब दिखते हैं? देखो सीजन्स भी बताया गया है, स्प्रिंग एंड ईयरली समर। स्प्रिंग और ईयरली समर्स में ये खासकर दिखते हैं। क्लियर है? तो जो LDP प्लांट्स है वो एक तरीके का ग्रुप है जो कि तुम्हारा गार्नर एंड एलार्ड के थ्री फ्लावरिंग ग्रुप्स में लाई करता है। देन यू नो दैट देयर इज अनदर वन दैट इज द शॉर्ट डे प्लांट्स। एक होता है शॉर्ट डे प्लांट्स,
फ्लावर व्हेन फोटो पीरियड इज लेस देन CDL, तो क्रिटिकल वैल्यू से अगर कम है देन इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट डे प्लांट्स। तो SDB फ्लावर्स व्हेन डेज आर शॉर्टनिंग, जब डे छोटा होता है तब ये ग्रो करता है, जैसे कि ऑटम का सीजन हुआ। एग्जाम्पल क्या है, क्रिसैंथम और स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी एक तरीके से क्या है, तुम्हारा शॉर्ट डे प्लांट है। स्ट्रॉबेरी इज SDP, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट्स है। क्लियर है? तो आप देख सकते हो कि ये क्रिटिकल वैल्यू है CDL यहाँ पे, और ये क्रिटिकल वैल्यू है यहाँ पे 15, ठीक है, ये 12 है, 15 है CDL। तो अगर LDB प्लांट के लिए क्रिटिकल वैल्यू 12 है और क्रिटिकल वैल्यू से ये ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है, तो इट इज कॉल्ड एज LDP। okay, and when it is less than critical value then it is SDP, ठीक है, दिस SDP। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ फ्लावरिंग भी डिपेंड करता है। तो LDB फ्लावर व्हेन द डे लेंथ इज इंक्रीजिंग एंड SDB फ्लावर व्हेन द डे लेंथ इज रिड्यूसिंग बिलो द CDL। क्लियर है? तो ये जो CDL का कर्व है ये अभी आपको दिख रहा है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहां से आपका फोटो पीरियडिंग शुरू होता है। ठीक है, देन कम्स जो थर्ड टाइप है दैट इज डे न्यूट्रल प्लांट्स। ठीक है, तो डे न्यूट्रल प्लांट्स क्या होता है कि इंटेंसिव इनसेंसिटिव टू द डे लेंथ, ये सेंसिटिव नहीं होते हैं डे के लिए। ठीक है, एग्जांपल क्या है, एफिमरल प्लांट्स। एफिमरल प्लांट्स जिनकी लाइफ काफी शॉर्ट होती है और वो सीजनल चेंजेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जैसे कि डैंडोलियन और टोमेटो। ओके, क्लियर है? तो ये जो एग्जांपल्स हैं रिलेटेड टू फ्लावरिंग इन प्लांट्स एंड देयर रिलेशन विद द फोटो पीरियड, विद द डे लेंथ एंड नाइट लेंथ, ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इस चीज पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, मैच द फॉलोइंग ऑफ ए ऑकरेंस और प्रोसेसेस विद द पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को बनाने के लिए आइए चलते हैं थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये चीज है क्या। सबसे पहले जो दिया है वो दिया है मिया स्कैटरिंग। तो मिया स्कैटरिंग क्या होता है? मी स्कैटरिंग में, तो मी स्कैटरिंग क्या होता है कि मी स्कैटरिंग इज इलेक्ट्रिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट particles that have a diameter similar to or larger than the wavelength of the incident light। क्या है कि एक एटमॉस्फेयर है, एक एटमॉस्फेयर में जो लाइट का जो पार्टिकल्स है, जो वेव आ रहा है, उसके बराबर वाला अगर कोई पार्टिकल जो डस्ट वगैरह या कोई एरोसोल वगैरह अगर वहां पे मौजूद है, तो उस केस में क्या होता है, उससे सिमिलर हो या उससे बड़ा हो तो ये इस टाइप ऑफ स्कैटरिंग दिखता है। कौन सा? मी स्कैटरिंग दिखता है। ओके, तो ये जो मी स्कैटरिंग है इट इज समटाइम्स आल्सो रेफर्ड टू एज नॉन मॉलिक्यूलर स्कैटरिंग और एरोसोल पार्टिकल स्कैटरिंग। इसको एरोसोल पार्टिकल स्कैटरिंग भी बोलते हैं और नॉन मॉलिक्यूलर स्कैटरिंग भी बोलते हैं। स्कैटरिंग तो समझ रहे हो, किसी चीज से अगर टकरा के तुम्हारा लाइट जो है इधर उधर क्या अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्रेड होता है, तो उसको हम स्कैटरिंग बोलते हैं। ये सिंपल सी बात है। तो ये नॉन मॉलिक्यूलर स्कैटरिंग, साथ ही साथ एक एरोसोल पार्टिकल स्कैटरिंग भी इसको बोला जाता है। तो मी स्कैटरिंग का जो आंसर होगा डेफिनेटली वो तुम्हारा एरोसोल से मैच करेगा। यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन तो कट आउट हो गया और फोर्थ ऑप्शन भी कट आउट हो गया था। A = 3 एंड D = A = 3, ये दो बचे हुए थे। तो इनमें जानने की जरूरत है। अगर एसिड रेन की बात करते हैं, ठीक है, तो एसिड रेन अगर हम बात करें तो एसिड रेन का क्या फंडा है? ठीक है, एसिड रेन कैसे होता है? देखो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है एयर में मौजूद होता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है देन इट इज फॉर्मिंग व्हाट? सल्फर ट्राइऑक्साइड। एंड दिस सल्फर ट्राइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद द रेन वाटर इट गिव राइज टू व्हाट? सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड जो सल्फर डाइऑक्साइड से बना होता है उससे तुम्हारा एसिड रेन होता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज कनेक्टेड टू SO2। दिस इज इजी। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन में 2 था, अभी भी ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, तुम ये मान के चल सकते हो अगर ये क्वेश्चन आया हो तो। देन कम्स ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन डिप्लीशन के लिए आपको रिएक्शंस पता होना चाहिए। तो रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं, जो NO होता है वो जब ओजोन के साथ रिएक्ट करता है देन इट फॉर्म्स टू NO2। ठीक है, देन दिस NO2 reacts with O2, then NO2 plus O, NO gives O2, then net ozone gives rise to 2O2। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स है, जैसे कि N2 है, NO है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कि नाइट्रोजन बेस्ड है, वो सारे के सारे क्या करेंगे? ओजोन डिप्लीशन का रोल प्ले करते हैं। तो ये मैंने एक दूसरा एग्जांपल दिया है, बट स्टिल यू शुड नो कि जो NO2 है वो किस तरीके से एक्ट करता है, क्योंकि नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स जो है तो वो तुम्हारे सल्फर डाइऑक्साइड्स को तोड़ने में काम आते हैं। क्लियर है?
ओके, नाउ इफ यू नो द इंसिनेशन, देखो ये फोर्थ ऑप्शन से ही आप मैच करा सकते हो। देखो फोर्थ ऑप्शन इंसिनेशन क्या बोलता है, इंसिनेशन बोलता है कि बर्निंग ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी चीज का बर्निंग करके उसको डिस्ट्रॉय किया जाए किसी वेस्ट मटेरियल को, तो हम उसको इंसिनेशन बोलते हैं। तो इंसिनेशन में क्या होता है कि कुछ हार्मफुल केमिकल्स फॉर्म होते हैं। देखो ओजोन डिप्लीशन जो है वो तुम्हारा डाइऑक्सिन एंड फूरन से नहीं होगा, ठीक है, तो डाइऑक्सिन एंड फूरन से नहीं होगा, क्योंकि इंसिनेशन जब जलाया जाता है किसी भी चीज को, तो उससे जो केमिकल गैस निकलता है वो क्या करता है, दैट इज वेरी डेंजरस फॉर योर व्हाट, डेंजरस फॉर योर हेल्थ, ठीक है। तो जब भी हम इंसिनेशन करते हैं, किसी भी चीज को बर्न करते हैं हाई टेम्परेचर में, तो वहां से हमारा निकलता क्या है, डाइऑक्सिन एंड फूरेंस एज ए फ्लू गैस, जो कि जलने के बाद निकल रहा है उसको हम फ्लू गैस बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के तौर पे ये तो आंसर जो था, देखिए अभी a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 2 दिया था, तो b इक्वल टू 2 तो किसी एंगल से होगा नहीं। आप इसी स्टेटमेंट से मैच कर सकते थे, a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 1 से ही आप इसको डिनोट कर सकते थे कि कौन सा आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप आंसर इसको 4 पहले ही लगा सकते थे, ठीक है। तो बात करें तो इंसिनेशन के, अगर हम बात करें तो इंसिनेशन किससे मैच होगा, डाइऑक्सिन से मैच होगा। क्लियर है? तो ये जो सारा का सारा जो टर्म्स हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल साइंस। सो यू शुड नो दिस थिंग्स कि कौन सी चीज किससे रिएक्ट करती है और किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। क्लियर है ये चीज? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी क्वेश्चन है, बट स्टिल अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से भी करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, या तो बिना नॉर्मल के करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा कैसे करें, ठीक है, सपोज वी आर प्लानिंग टू डू इट। देखो ये एक्सप्रेशन दे रखा है, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या है, ये एक तरीके से ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। एक ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या हम सबसे पहले देखते हैं, हम देखते हैं उसका फर्स्ट टर्म इज 1, एंड जो रेशियो है कॉमन रेशियो दैट इज एक्स। ये कॉमन रेशियो कैसे निकला, ये जैसे कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स किया तो मैंने एक्स निकला, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर किया तो एक्स निकला। तो यहाँ ये टर्म को मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ, ये टर्म को इससे डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे जो कॉमन रेशियो निकल रहा है वो तुम्हारा क्या निकल रहा है, एक्स निकल रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। ओके, क्लियर है? तो इसका जब हम समेशन करने जाएंगे तो इसका आंसर ये बन के आता है, व्हेन वी आर गोइंग टू सबमिट, तो ये आपका आंसर बन के आएगा, समेशन जो होगा इसका आंसर ये बन के आएगा। और ऐसा क्यों आएगा, व्हाट इज द रीजन कि ये आएगा, देखो इससे हम इनडायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं। कैसे आएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आया, नेक्स्ट टाइम ये मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आया। अब देखो ये जब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं वापस पुट कर रहा हूँ, एस में 1 प्लस एस एक्स को पुट कर रहा हूँ, तो फिर से ये एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे, तो फिर उसको मैं पुट करूंगा तो फिर से ये एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा। तो सो ऑन अगर चलता रहेगा तो ये जो s है ये इस फॉर्मेट में बन के आता है। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा मेरे को पता है कि सम ऑफ, अगर मैं बात करता हूँ सम ऑफ 1 2 3 4, अगर पहले टर्म की बात करूँ तो पहले टर्म के दो, पहले टर्म का सम की बात करूँ तो पहले टर्म का सम करूंगा तो क्या होगा कि वो इन्फिनिटी दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 पुट करके देखो, इफ यू आर पुटिंग, देखो ये पहला वाला टर्म ले रहा हूँ, इफ x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर 1 के इक्वल होगा तो s जो होगा इन्फिनिटी होगा। तो अगर s इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, समेशन अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये किसी एंगल से कन्वर्ज नहीं होगा, किसी एंगल से भी कन्वर्ज नहीं होगा। तुम खुद सोचो, एक लाइन है, एक लाइन ड्रॉ किया है मैंने, ठीक है, और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे इन्फिनिटी है और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है। तो अगर ये जो वैल्यूज है इस तरफ जा रहे हैं और ये वैल्यूज इस तरफ जा रहे हैं, तो ये किस एंगल से कन्वर्ज करेंगे, बिकॉज इन्फिनिटी की तरफ तो डाइवर्ज होगा। कोई भी चीज इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो डाइवर्ज होगा, वो किसी पॉइंट की तरफ जाना चाहिए, किसी एक्यूरेट पॉइंट की तरफ जाएगा तभी वो कन्वर्ज होगा, अदरवाइज इट इज डाइवर्जिंग। इट इज क्लियर? ठीक है। तो फर्स्ट जो टर्म है उसमें मैंने 1 डाला तो ये वैल्यू आया, नेक्स्ट टाइम डाला तो -1 आया, उसके बाद डाला तो -12 आया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि सीरीज जो है इन्फिनिटी भी जा रहा है, -1 भी जा रहा है, -12 भी जा रहा है। तो ये जो पूरा सीरीज है ये एक तरीके से किसी एंगल से कन्वर्ज नहीं लग रहा है, तो दिस इज नॉट ए काइंड ऑफ ए कन्वर्जेंट सीरीज। क्लियर है? क्योंकि वो इन्फिनिटी से छोटा होते हुए जा रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर -12 हो रहा है, तो इस तरीके से वो एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है? तो ये आंसर नहीं होगा, दिस कैन नॉट बी आंसर। इफ वी आर पुटिंग x इक्वल टू -1, क्योंकि इन्फिनिटी आ गया तो किसी एंगल से वो कन्वर्जेंस तो हो ही नहीं रहा है, इन्फिनिटी आएगा तो दैट कैन नॉट बी कन्वर्जेंस। तो अगर x इक्वल टू -1 पुट कर दे, ठीक है, तो -1 पुट कर दे तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ। तो ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू दे दिया।
तो ये फिक्स्ड वैल्यू देगा तो सीरीज कन्वर्ज कैसे करेगा? कन्वर्जेंस का मीनिंग है कि उसके तरफ जा रहा है, वो कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं हो सकता है, दैट कैन नॉट बी ए फिक्स्ड वैल्यू, तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नॉट ए आंसर। ओके, तो x इक्वल टू अगर -1 x लेस देन 1 दे रहा है तो इस कंडीशन में x की वैल्यू हम 0 लेके चल सकते हैं, तो x की वैल्यू अगर 0 ले लोगे तो s की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगेन ए फिक्स्ड कंडीशन, एक फिक्स्ड वैल्यू हो गया। तो एक फिक्स्ड वैल्यू अगर हो गया तो दैट कैन नॉट बी द आंसर, क्योंकि कोई भी फिक्स्ड वैल्यू आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कन्वर्ज होना चाहिए तभी वो आंसर होगा। बट इफ यू पुट x इक्वल टू लेस देन -1, तो लेस देन -1 में लेस देन x इक्वल टू -2 ले सकते हैं, तो x इक्वल टू -2 लेंगे तो s की वैल्यू 1/3 होगी, देन x की वैल्यू अगर -3 लेंगे तो x की वैल्यू 1/4 होगी। तो मेरे को एक चीज बताओ, 1/3 की वैल्यू होती है 0.33, ठीक है, 1/4 की वैल्यू क्या होगी 0.22, इस तरीके से चलेगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि ये जो सीरीज है ये जीरो की तरफ कन्वर्ज हो जाएगी, इट इज गोइंग टुवर्ड्स जीरो, ठीक है। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू मैं -∞ लूंगा तो जीरो की तरफ ही जाएगा, तो एक तरीके से जीरो की तरफ ये कन्वर्ज हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, वैल्यू जो है घट रहा है, तो इट मीन्स कि इट इज कन्वर्जिंग टुवर्ड्स जीरो, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। ये तो था आपने s के तरीके से निकाला, बट इफ यू वांट रियली वांट टू प्रूव द इन वेरी इजी मेथड, अगर आप और इजी से इसको समझना चाहते हो तो कैसे समझोगे? देखो, अगर मैं बात करूं x की वैल्यू आप डायरेक्टली यहाँ पुट करके देखो, x की वैल्यू अगर 1 पुट करके देखता हूं तो ये क्या होगा 1 + 1 + 1 + 1, तो इस तरीके से ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये डाइवर्ज हो रहा है। ओके, ये सीक्वेंस जो है ये डाइवर्ज हो रहा है। उसी तरीके से अगर मैं 2 पुट करता हूँ 1 की जगह में, अगर ग्रेटर देन 1 वाला सिचुएशन ले लो तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 8, तो इस तरीके से भी ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो कोई भी चीज इन्फिनिटी की तरफ जाती है तो वो डाइवर्स करती है, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। ओके, x की वैल्यू -1 लेते हैं तो 1 हुआ, -1 हुआ, +1 हुआ, -1 हुआ, देन +1 हुआ, तो -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, इस तरीके से वो गैप चलेगा। x इक्वल टू जब तुम -1 लिखोगे तो -1 -1 + 1 + 1 होगा, तो फाइनल आंसर क्या बन के आएगा 1 हो जाएगा, तो 1 एक फिक्स्ड वैल्यू आ गया, इट इज नॉट ए कन्वर्जिंग, ये कन्वर्ज नहीं कर रहा है, दैट इज गिविंग ए फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। कन्वर्जेंस वो सीक्वेंस होता है जिसमें तुम जब ऐड करोगे तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ जा रहा होता है, पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच नहीं कर रहा होता, उसके तरफ जा रहा होता है। तो ये 1 -1 1 -1 करोगे तो फाइनली आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब कट आउट हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये भी आंसर नहीं होगा। देखो, नॉर्मल लैंग्वेज में पुट करके देख रहा हूँ, बस मैं एस नहीं निकाल रहा हूँ, मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली पुट करके भी तुम इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे पुट करके भी मैंने देखा, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ जीरो, तो जीरो पुट कर दो, 1 + 0 + 0 + 0, ये भी डॉट डॉट जीरो की तरफ चला जाएगा, तो ये भी एक फिक्स्ड वैल्यू दे रहा है, तो दिस ऑल्सो कैन नॉट बी द आंसर, दिस ऑल्सो कैन नॉट बी द आंसर। बट अगर मैं -1 पुट करूँ, सपोज आई एम पुटिंग -1, x इज लेस देन -1, तो लेस देन -1 में 1 हो जाएगा, यहाँ पे मैं बोलूँ ये हो जाएगा तुम्हारा 2, -2 ले रहा हूँ, ठीक है, -2 लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे अगेन ये -8 हो जाएगा। तो ऐसे में अगर सीक्वेंस बना रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है कि देखो 1, ये अगर मैं बोल रहा हूँ 1, ये -1 हो गया, -1, और ये हो गया -4, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू क्या हो रहा है कि वो जीरो की तरफ कन्वर्ज हो रहा है, देखो -1 हुआ, -4 हुआ, इसी तरीके से वो वैल्यू जो है वो धीरे 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 डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा x इज लेस देन 1 जो है वो तुम्हारा आंसर बन रहा है, दैट इज कन्वर्जिंग, वो कन्वर्ज हो रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ कन्वर्ज होगा। क्लियर है? देखो, s निकाल के करने से ज्यादा इजी होता है, ताकि आपका आंसर जो है वो जल्दी अच्छे से निकले। ओके, क्लियर है? अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूछिंग दैट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ए वाटर टू एन अल्डिहाइड और कीटोन। देखो, न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस लवर होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर में क्या होता है देखते हैं। तो रिएक्शन ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस ए हाइड्रेट, रिएक्शन विथ वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रेट, एक हाइड्रेट फॉर्म करता है, ये कीटोन है, कीटोन ग्रुप तो जान रहे हो, ये वाला ग्रुप होगा, इसमें अगर आप H+ आयन और वाटर जोड़ते हो तो आपको क्या बना के देता है, ये OH बना देता है। क्लियर है? तो एसिड कैटालाइजेशन ऑफ एडिशन ऑफ वाटर होता है, एसिड कैटालाइज्ड हो जाता है, इसी तरीके से बेस भी कैटालाइज हो जाता है, अगर आप बेस ऐड करते हो तो वो भी कैटालाइज्ड हो जाता है, तो हाइड्रेट दोनों केस में फॉर्मेशन हो रहा है, इन बोथ द केस वी आर गेटिंग हाइड्रेट। तो ये क्या है, द एडिशन ऑफ वाटर टू एन एल्डिहाइड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रेट।
The formation of a hydrate proceeds by a nucleophilic addition of mechanism. एक न्यूक्लियोफाइल ऐड किया जा रहा है। न्यूक्लियोफाइल एडिशन का मीनिंग क्या है? न्यूक्लियस में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? न्यूक्लियस में तुम्हारा प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है उसका एडिशन कर रहे हो, न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन कर रहे हो। तो न्यूक्लियोफिलिशन में जब एडिशन कर रहे हो तो उसमें तुम किस चीज पे वो डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि वाटर इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे वाटर जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है एंड इज अट्रैक्टेड टू ए पार्शियली पॉजिटिव कार्बन। वो एक पार्शियली पॉजिटिव कार्बन की तरह अट्रैक्ट होता है जो कि एक कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो कार्बोनिल ग्रुप की अगर हम बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोनिल ग्रुप? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्बोनिल ग्रुप? कोई बता सकता है कार्बोनिल ग्रुप का जो मीनिंग क्या होता है? अगर हम बात करें तो कार्बोनिल ग्रुप होता क्या है? आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा उसका? अगर हम बात करें कार्बोनिल ग्रुप की तो हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप्स कैसे होते हैं, क्या होता है उनका फंक्शनल ग्रुप? ओके, सो कार्बोनिल ग्रुप बेसिकली क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप तुम्हारा जहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा हो, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा हो और उसमें क्या हो, ये बॉन्ड हो, CO बॉन्ड हो, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या है? एक तरीके से फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज ए फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड ए डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ये वाला जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो ये यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है? वाटर एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल इज अट्रैक्टेड टू ए पार्शियली पॉजिटिव कार्बन। तो ये जो कार्बन है इट इज पार्शियली पॉजिटिव of the carbonyl group and generating an oxynum ion. What is this oxynum ion? ये क्या समझते हो? oxynum ion क्या होता है? oxynum ion की बात करें, oxynum ions की अगर हम बात करें तो oxynum ions का स्ट्रक्चर कैसा होगा? oxynum ion का स्ट्रक्चर ये होता है, देखो। ठीक है, तो अगर ऑक्सीनम आयन की हम बात करें, ऑक्सीनियम आयन क्या होता है? इज एन ऑक्सीजन कैटायन, एक ऑक्सीजन कैटायन जो कि 3 बॉन्ड से घिरा हुआ है। एक साइड से वो नहीं है बट बाकी साइड से वो घिरा हुआ है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीनम आयन, एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीनम आयन क्या होता है? H3O+। H3O+ जो होता है, हाइड्रोनियम आयन जो होता है वो ऑक्सीनम आयन ही है, एक तरीके से उसको ऑक्सीनम आयन ही बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीनम आयन की वजह से क्या हो रहा है? डिपेंडेंट हो रहा है कौन? तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिपेंडेंट हो रहा है कार्बोनिल स्ट्रक्चर में। तो वो ये रिवर्सिबल वाला तो केस होगा नहीं, क्योंकि अगर आप देख रहे हो इसका जो रिएक्शन, इसमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की तो बात हो नहीं रही है। नॉट डिस्कसिंग अबाउट द रिवर्सिबल इरिवर्सिबल इज फेवरेबल बाय न्यूट्रल कंडीशंस, ये भी नहीं होगा। प्रोड्यूसेस स्टेबल टेट्राहेड्रल्स, ये भी नहीं। क्लियर है? आई होप कि ये लेक्चर जो है ये काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको स्टिल कोई डाउट्स है तो यू कैन कमेंट में इन दी बॉक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग JNUE एग्जाम दैट इज कमिंग फॉर द 2020। ओके, एंड जिनको भी हमारे रेगुलर बैचेस ज्वाइन करने हैं वो सारे के सारे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करें और हमसे डिस्कस करेंगे किस तरीके से सर हम लोग आगे पढ़ेंगे और क्या करेंगे। और जो क्लासेस चल रहे हैं वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ वगैरह भी मिलने वाली है, तो स्टडी मटेरियल वगैरह सब चीज़ आपको अवेलेबल रहेगा। तो दैट्स वाई यू शुड ज्वाइन दोज क्लासेस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। हैव अ नाइस डे।